हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 4 ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने हेनरीज लॉज के बारे में स्टडी किया, उसके एप्लीकेशन को समझा, सॉल्वेबिलिटी को समझा एंड एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने लास्ट में किया। आई होप आप लोगों ने अपने एंड पे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, वेपर प्रेशर को अंडरस्टैंड करेंगे एंड देन लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन रॉल्स लॉ के बारे में भी हम लोग समझेंगे आज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग आज अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं दैट इज वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, सबसे पहले इसको समझेंगे। तो वेपर प्रेशर को अगर हम लोग डिफाइन करें और एक्सप्लेन करना चाहें, so it can be defined as the pressure exerted by the vapors of liquid on the surface of liquid when both vapor and liquid are in equilibrium with each other। सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो अगर आपने एक क्लोज कंटेनर लिया, इसे मैं ड्रॉ करके भी शो कर देता हूं। अगर हम लोगों ने एक ऐसा कंटेनर लिया जिसके अंदर में कोई लिक्विड प्रेजेंट है और ये कंटेनर मान लीजिए कि क्लोज है, ऊपर से ये कंटेनर क्लोज है और इसके अंदर में एक प्रेशर गेज प्रेजेंट है जिसका काम है प्रेशर बताना। तो इनिशियली हम लोगों ने ऐसा कुछ अरेंजमेंट किया कि हमें प्रेशर उसमें नहीं दिख रहा था, कोई प्रेशर नहीं था, जो भी था उसको हम लोगों ने हटा दिया है और यहाँ पे एक लिक्विड प्रेजेंट है और इस कंटेनर में हीट का एक्सचेंज हो सकता है बाहर से। तो जो भी बाहर का टेम्परेचर, एट दैट टेम्परेचर एवापोरेशन होगा और लिक्विड के वेपर्स स्पेस को ऑक्यूपाई करना स्टार्ट करेंगे। लिक्विड के वेपर्स जब स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे तो पहले तो इवेपोरेशन होगा, फिर वेपर्स के आने के बाद कंडेंसेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट होगा। और जैसे जैसे वेपर्स बनेंगे हम लोग क्या देखते हैं, दैट इज प्रेशर गेज में, इस प्रेशर गेज में प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। जो नीचे वाला पोर्शन है दैट इज फॉर लिक्विड और ये जो पोर्शन है दिस इज फॉर वेपर। तो प्रेशर पहले तो इंक्रीज होगा और अगर टेम्परेचर फिक्स रहा तो उस टेम्परेचर पे वेपर का एक मैक्सिमम वैल्यू होगा जहां पे वो जाकर के स्टॉप हो जाएगा और प्रेशर उसके बाद चेंज नहीं होगा। अगर टेम्परेचर चेंज करते हैं तो बिल्कुल चेंज होगा, बट अगर टेम्परेचर फिक्स रखा तो वो चेंज नहीं होता है। तो वो प्रेशर जब वेपर और लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए, यानी रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो गया, उस मोमेंट पे प्रेशर गेज हमें जो प्रेशर दिखा रहा है, जो वेपर प्रेशर हमें दिख रहा है, जो प्रेशर दिख रहा है, उसे हम लोग वेपर प्रेशर कहेंगे। एंड वेपर प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, नेचर ऑफ लिक्विड, इन सब चीजों पे वो डिपेंड करता है। तो याद रखना है कि वेपर प्रेशर एक फिक्स वैल्यू है, लेकिन तब तक ही जब तक कि हमारा टेम्परेचर फिक्स है। टेम्परेचर बदलेंगे तो उस लिक्विड का प्रेशर भी अलग हो जाएगा। तो उसको डिफाइन कर लेते हैं। इट इज डिफाइंड as the pressure exerted by vapors of liquid on its surface when both are in equilibrium with each other, when both are in equilibrium with each other। तो जब वो इक्विलिब्रियम में होंगे उस मोमेंट पे जो प्रेशर है उसे हम लोग वेपर प्रेशर कहेंगे। एक और पॉइंट इसमें याद रखना है दैट वेपर प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। वेपर प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बदलेगा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड भी चेंज होगा। ऑलराइट, तो ये हम लोगों ने समझा कि वेपर प्रेशर क्या होता है। पर डिफरेंट लिक्विड्स का वेपर प्रेशर अलग अलग हो सकता है। वाटर का वेपर प्रेशर सेम टेम्परेचर पे अलग होगा, बेंजीन का अलग होगा, एसीटोन का अलग होगा, इथेनॉल का अलग होगा। तो कौन सा लिक्विड है, उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, उससे उसका वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। तो एक टर्म आएगा वोलाटाइल। वोलाटाइल का सिंपल सा मतलब है जो एवापोरेट हो सकता है, जिसके वेपर्स बन सकते हैं। तो हम लोग बोलेंगे विच कैन वेपराइज, विच कैन वेपराइज। तो कभी कभी एक टर्म दिखेगा मोर वोलाटाइल, लेस वोलाटाइल। तो इसका मतलब क्या है, मोर वोलाटाइल हम लोग कह सकते हैं whose vapor pressure is higher, whose vapor pressure is higher। और ये कंपैरिजन सेम टेम्परेचर पे करना है, टेम्परेचर अलग अलग नहीं रखना है।
तो वेपर प्रेशर हाइयर होगा सेम टेम्परेचर पे ही, कब होगा? जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी वीकर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी वीकर। वहीं पे अगर कहीं पे टर्म लिखा लेस वोलाटाइल, इसका मतलब कि वेपर प्रेशर उसका कम है, लोअर वेपर प्रेशर है। लेस वोलाटाइल का मतलब हो गया हुज वेपर प्रेशर इज लोअर, हुज वेपर प्रेशर इज लोअर। और वेपर प्रेशर किसका लोअर होगा? जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हाइयर रहा हो। तो हम लोग इसमें बताएंगे दैट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाइयर। तो जैसे अगर हम लोग एसीटोन और वाटर को कंपेयर करें एट रूम टेम्परेचर, तो हमें ये दिखेगा कि वेपर प्रेशर एसीटोन का ज्यादा है और वाटर का कम है। तो सेम टेम्परेचर पे एसीटोन का वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब उनके मॉलिक्यूल्स में उतना स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है जितना कि वाटर का है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं एट रूम टेम्परेचर व्हाट वी ऑब्जर्व, एट रूम टेम्परेचर हम लोग ये देख सकते हैं दैट वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन is greater than vapor pressure of water। तो एसीटोन का फॉर्मूला हो जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, वेयर एज वाटर इज HOH, वाटर में H बॉन्डिंग होगा। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स एसीटोन में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और वाटर के केस में ये हो गया इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वेपर प्रेशर का एक आइडिया लेने के लिए या इंटरमोलिकुलर फोर्स का आइडिया लेने के लिए एक बहुत अच्छा मेट्रिक होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइयर रहा होगा, तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहा है, तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा मिलेगा। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं दैट वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। इससे कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं इसका। तो अभी तक जो हमने समझा वो ये था कि वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और वेपर प्रेशर मोर वोलाटाइल लेस वोलाटाइल वोलाटाइल टर्म्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आइडिया है, वेपर प्रेशर कुछ पता है, तो क्या हम लोग किसी दूसरे टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर को ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन को। ये क्या करेगा कि अगर हमें किसी भी लिक्विड का एक वेपर प्रेशर पता है एक टेम्परेचर पे, तो उसी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसी दूसरे टेम्परेचर पे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हमारे पास उसका एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी अवेलेबल हो। तो इस इक्वेशन में ln P2 अपॉन P1, या तो ये इक्वेशन लिख सकते हैं या लॉग के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो अगर लॉग के टर्म्स में लिखा, log P2 अपॉन P1 will be equal to minus of enthalpy of vaporization divided by 2.303 R 1 upon T2 minus 1 upon T1। तो इस इक्वेशन में P2 is vapor pressure at temperature 2, at temperature T2, and this is P2। और अगर P1 की बात करें, this is vapor pressure at temperature T1। ओके, और डेल्टा एच वेपराइजेशन जो होगा दैट इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। सॉल्व करते वक्त यूनिट्स का ध्यान रखेंगे, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो कई बार स्टार्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा रेफरेंस ले सकते हैं हम लोग। अगर नॉर्मल एटमॉस्फेयर में हम लोग हैं,
तो वहां पे कोई भी लिक्विड तभी बॉयल करेगा जब उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, दैट इज इक्वल टू 1 atm। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, पहले तो उसको डिफाइन कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, इट इज डिफाइंड as the temperature at which vapor pressure of liquid equals external pressure, equals external pressure और एम्बिएंट प्रेशर या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर हम लोग एटमॉस्फेयर में चेक कर रहे हैं तो उसका एक एग्जांपल देखिए। अगर हमारा वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है एटमॉस्फेयर में, सो इफ P external is equal to 1 atm, boiling point of H2O is equal to 100 डिग्री सेल्सियस। ये अगर इंफॉर्मेशन है तो इससे हमें क्या इंटरप्रेट करना है, क्या समझेंगे हम लोग, इट मीन्स एट 100 डिग्री सेल्सियस P naught, vapor pressure of H2O will be equal to 1 atmosphere। 1 atmosphere बोल सकते हैं और 760 mmHg बोल सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको याद रखेंगे, आगे यूज होगा, बॉइलिंग पॉइंट का टर्म भी आगे आने वाला है, तो उसको याद कर लेना है अभी। नेक्स्ट हम लोग फिर रॉल्स लॉ में जाएंगे। उसमें अगर हम लोगों ने एक सोल्यूशन बनाया, दो कंपोनेंट्स ऐड किए, चाहे वो दो कंपोनेंट एक लिक्विड दूसरा लिक्विड हो या एक लिक्विड और एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट हो, तब भी वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होता है हम लोग उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग रॉल्स लॉ स्टार्ट करते हैं। तो रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, इट सेज फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स vapor pressure of a component is directly proportional to its mole fraction in the solution phase। इसको पहले स्टेट करते हैं हम लोग। It states that vapor pressure of a component is directly proportional to its mole fraction is directly proportional to its mole fraction in solution phase, in solution। और यहाँ पे जो components हम लोगों ने लिए हैं volatile components लिए हैं, so for a mixture of volatile components, for a mixture of volatile components। तो सबसे सिंपलेस्ट सॉल्यूशन जो होगा वो बाइनरी सॉल्यूशन होता है जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। तो वैसा एक सॉल्यूशन लेकर के हम लोग इक्वेशन डिराइव करने का ट्राई करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि रॉल्स लॉ में इक्वेशन कैसे लिखेंगे और उसको कैसे अप्लाई कर पाएंगे। सो लेट्स टेक अ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में दो चीजें होंगी, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो बाइनरी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स मान लेते हैं, एक को ए ले लेंगे, दूसरे को बी मान सकते हैं। सो लेट्स से इसमें जो सॉल्वेंट है उसको हम लोगों ने ए मान लिया, और जो सल्यूट था इसे हम लोगों ने बी मान लिया। इनके नंबर ऑफ मोल्स को Na और Nb मान लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट का Na हो गया और सल्यूट का हम लोगों ने बी मान लिया, Nb मान लिया। अब यहाँ पे रॉल्स लॉ को अप्लाई करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, vapor pressure of A, Pa, is directly proportional to chi A और xa। तो chi A और xa क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ A in solution। Pa will stands for vapor pressure of A, या पार्शियल वेपर प्रेशर लिखना ज्यादा बेटर होगा क्योंकि एग्जैक्ट हायर वैल्यू जो होता है उसके इक्वल नहीं होगा। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए
is directly proportional to mole fraction of A, mole fraction of A in solution. Okay, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे निकाल सकते हैं? तो काई ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, एंड काई बी अगर निकालना होता दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी. तो ये मोल फ्रैक्शन इस वे में मिल जाते. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सोल्यूशन. अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना तो एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे. इक्वेशन चेंजेस टू पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू काई ए. तो ये पी नॉट ऑफ ए जो है दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए एट दैट गिवन टेम्परेचर, एट दैट गिवन टेम्परेचर. क्योंकि टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना पड़ेगा. और नॉर्मली पी नॉट के वैल्यूज जो है वो क्वेश्चन में दिए रहते हैं, तो आपको याद नहीं करना है, उसको अप्लाई करने आना चाहिए बस. सिमिलरली हम लोग पी बी फाइंड कर सकते हैं. पी विल बी इक्वल टू पी नॉट ऑफ बी इंटू काई बी. पी हो गया पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, पी नॉट ऑफ बी वेपर प्रेशर ऑफ बी एट दैट टेम्परेचर, एंड काई बी इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द सोल्यूशन. तो काई जहां पे लिखा हुआ दैट इज सोल्यूशन फेज, एक्स या काई जो भी आप बोलो उसको. देन अब दो चीजें मिल गई, दो पार्शियल प्रेशर्स मिल गए. तो डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि टोटल प्रेशर इज सम ऑफ ऑल द पार्शियल प्रेशर्स. सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, according to Dalton's law, P solution will be equal to PA plus PB. फर्दर इसको लिख सकते हैं हम लोग P नॉट ऑफ A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट ऑफ B इंटू एक्स बी. फर्दर हम लोग एक्स बी को अगर चाहे तो एक्स ए के टर्म्स में लिख सकते हैं, दैट इज P नॉट ऑफ A इंटू एक्स ए, क्योंकि सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1. सो P नॉट ऑफ B 1 माइनस एक्स ए. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो विल गेट P नॉट ऑफ A माइनस P नॉट ऑफ B एक्स ए प्लस P नॉट ऑफ B. तो इन दोनों में से कोई भी एक्सप्रेशन यूज करके हम लोग वेपर प्रेशर टोटल जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं. इसके लिए हम लोग ग्राफ भी बना सकते हैं. उसके पहले अगर वेपर बना तो वेपर फेज में भी ए प्रेजेंट है और बी प्रेजेंट है, तो वहां भी क्वेश्चन आ सकता है कि उसका मोल फ्रैक्शन उस वेपर फेज में क्या है. तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन को हम लोग सिंबलाइज करेंगे वाई से. वेपर फेज में या इन वेपर फेज, mole fraction of A, mole fraction of A is equal to YA and mole fraction of B is equal to YB. अब इन्हें कैसे ऑब्टेन करना है? सो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, P ऑफ सोल्यूशन. फर्दर इसको आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो P नॉट ऑफ A इंटू काई ए मल्टीप्लाइड अपॉन P ऑफ सोल्यूशन. Similarly, YB will be equal to PB upon P solution, या फिर PB को क्या लिख सकते हैं P नॉट ऑफ B इंटू काई बी अपॉन P solution. एंड सिंस मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन फेज में एक्स ए एक्स बी था, उनका समेशन 1 था, तो वेपर फेज में वाई ए वाई बी का समेशन 1 होगा. ऑल्सो वाई ए प्लस वाई बी विल बी इक्वल टू 1, समेशन विल बी इक्वल टू 1. तो किसी भी फेज में हो, जितने भी मोल फ्रैक्शंस होते हैं उनका समेशन हमेशा वहां पे 1 ही मिलता है, ये याद रखना है. नेक्स्ट इसका ग्राफ होता है, उस ग्राफ को भी देख लेते हैं हम लोग कि अगर कंपोनेंट ए और बी को लेकर के हम लोगों ने उसके ग्राफ को बनाया तो वो कैसा यहाँ पे दिखेगा रॉल्स लॉ को फॉलो करता हुआ. तो मोल फ्रैक्शन हम लोग एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर लेते हैं. लेट्स से एक्स ए इज इक्वल टू 0, एक्स बी इज इक्वल टू 1. तो एक्स ए की वैल्यू लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है और एक्स बी की वैल्यू लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रही है. वाई एक्सिस पे हम लोग प्रेशर प्लॉट कर देते हैं. सो राइट हाफ जो है वो दिखा रहा है ए का प्योर कंपोनेंट और लेफ्ट हाफ जो दिखा रहा है वो है बी का प्योर कंपोनेंट.
तो P नॉट ऑफ A विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए, ये हम लोग दिखाएंगे राइट हाफ में, क्योंकि वहां मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 हो गया तो प्योर ए प्रेजेंट है वहां पे। वैसे ही अगर लेफ्ट हाफ में जाएंगे तो ये जो पॉइंट है ये दिखा रहा है पी नॉट ऑफ बी, क्योंकि यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू 1 है, ए प्रेजेंट नहीं है, प्योर बी प्रेजेंट है। अब जो लाइन पी नॉट ऑफ ए से ज्वाइन हो रही है दैट रिप्रेजेंट्स पी ए, और ये पी ए हो जाएगा पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए। जो लाइन पी नॉट ऑफ बी से ज्वाइन हो रही है वो हो गई पी बी, एंड दैट विल बी इक्वल टू पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स बी। और जो लाइन पी नॉट ऑफ ए और पी नॉट ऑफ बी दोनों को ज्वाइन करी है दैट विल बी पी ऑफ सोल्यूशन, पी ऑफ सोल्यूशन दैट वुड बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो ये ग्राफ हो जाता है एक सॉल्यूशन का, बाइनरी सॉल्यूशन का, जिसमें कंपोनेंट्स रॉल्स लॉ को ओबे कर रहे हैं और उसके वेपर प्रेशर जो एक्सपेक्टेड है वो रॉल्स लॉ के हिसाब से वही वैल्यू हम लोग एक्चुअली ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, तब हमारा ग्राफ ऐसा बनता है। तो एक सिंपल क्वेश्चन हम लोग रॉल्स लॉ के ऊपर पहले ट्राई कर लेते हैं, एंड देन नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट जो होगा वो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्राई करेंगे। तो एक क्वेश्चन करते हैं रॉल्स लॉ के ऊपर पहले। ऑलराइट, तो एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ है, फाइंड आउट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म बाय एडिंग 100 ग्राम ऑफ बी इन 200 ग्राम ऑफ ए if vapor pressure of A is 200 mmHg, vapor pressure of B is 100 mmHg, molar mass of A is 25 ग्राम per mole and molar mass of B is 50 ग्राम per mole। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले मास दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेना है। नंबर ऑफ मोल्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A विल बी इक्वल टू मास 200 ग्राम था, मोलर मास 25, that is 8 moles। then we'll find number of moles of B। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी यहाँ पे हो जाएगा 100 अपॉन 50, दैट इज 2 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, फिर हम लोग इसका मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी इक्वल टू 8 अपॉन 8 प्लस 2, दैट इज 0.8, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल बी इक्वल टू 2 अपॉन 8 प्लस 2, दैट इज 0.2। दोनों के मोल फ्रैक्शन मिल गया, देन इनका पार्शियल प्रेशर फाइंड कर सकते हैं हम लोग। पी ए इज इक्वल टू P naught of A into XA। So P naught of A, vapor pressure of A जो था that is 200 multiplied with 0.8, that would be equal to 160 mm of Hg। Similarly हम लोग इसमें find कर सकते हैं PB। PB will be equal to P naught of B into XB, that is 100 multiplied with 0.2, that is 20 mm of Hg। तो इनका पार्शियल प्रेशर मिल गया। एक बार पार्शियल प्रेशर मिल गया फिर हम लोग टोटल प्रेशर, प्रेशर ऑफ सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो P ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा? P ऑफ सोल्यूशन विल बी इक्वल टू PA प्लस PB, दैट वुड बी इक्वल टू 160 प्लस 20, दैट इज 180 mm of Hg। सो 180 mm Hg यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर हो गया। सोल्यूशन का क्वेश्चन का आंसर हमारा ये रहेगा। एक सिंपल सी बात ध्यान में रखनी है कि अगर दो कंपोनेंट्स है और दोनों का वेपर प्रेशर दिया हुआ है तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा उन दो वैल्यूज के बीच में मिलेगा। यहाँ लोअर वैल्यू जो थी वो 100 था, जो हायर वैल्यू थी वो 200 था, तो आंसर हैज टू बी इन बिटवीन 100 एंड 200। 100 से कम नहीं हो सकता है, 200 से ज्यादा नहीं हो सकता, 100 के इक्वल नहीं होगा, 200 के इक्वल नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। इसमें एक क्वेश्चन और आ सकता है कि मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज क्या होगा, तो उसको कैसे करते वो भी देख लेते हैं। अगर हमसे क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के बारे में पूछा होता सो दैट वुड बी इक्वल टू पी ए अपॉन पी सोल्यूशन, और पी ए की वैल्यू मिली थी हमें 160 अपॉन 180, दैट इज 16 अपॉन 18, या फिर इसको हम लोग 8 अपॉन 9 बोल सकते हैं। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अगर फाइंड करना है तो दैट इज पी बी अपॉन पी ऑफ सोल्यूशन, तो ये हो जाएगा हमारा 20 अपॉन 180 और 2 अपॉन 18, या फिर इसको हम लोग 1 अपॉन 9 बोल सकते हैं। दोनों को ऐड करेंगे वैल्यू विल स्टिल बी इक्वल टू 1। तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकालते हो पहले, देन मोल फ्रैक्शन, देन पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, उनको ऐड किया तो टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन मिला जिसे हम वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन भी कहेंगे। देन हम लोग मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं वेपर फेज में। तो इस वे में अगर वोलेटाइल कंपोनेंट्स को मिक्स किया तो रॉल्स लॉ में क्वेश्चन के आंसर्स कैसे निकालने हैं वो हमने समझा। अभी एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, उसे आप लोग ट्राई करोगे, देन आप लोग इसका आंसर फिर बता सकते हो अगले क्लास में भी, या फिर उसके पहले भी आप बता सकते हो अगर कुछ क्लासेस हो गई। यहाँ एक PYQ है जेई मेन का,
which says a solution is prepared by mixing 8.5 gram of CH2Cl2 and 11.95 gram of CHCl3. A vapor pressure of CH2Cl2 and CHCl3 at 298 Kelvin are 415 and 200 mmHg respectively. The mole fraction of chloroform and vapor form is. तो इस क्वेश्चन को जैसे लास्ट क्वेश्चन को हम लोगों ने ट्राई किया, सेम उसी वे में आपको ट्राई करना है और इसको सॉल्व करके बताना है। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए एंड फर्दर मोर क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी में अवेलेबल है, आपके पास जो बुक है उसमें भी होंगी, तो आप उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो।